आप चुप रहे, आपने मैसेज नहीं किया, आपने पीछा भी नहीं किया, फिर भी सामने वाला नहीं पिघला, न मैसेज आया, न कोई एफर्ट दिखा। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरी खामोशी बेकार चली गई, शायद नो कांटेक्ट काम नहीं करता। लेकिन सच ये है, खामोशी तब फेल नहीं होती जब आप चुप रहते हैं। खामोशी तब फेल होती है जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ना बात करना चाहते हैं, ना पीछा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू वापस पाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 काम जो तब करने होते हैं जब आप चुप भी हैं और फिर भी सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये ट्रिक्स नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट का रास्ता है। अगर आप ये 6 काम सही तरीके से करते हैं तो सामने वाला या तो खुद लौटेगा या फिर आप खुद इतना मजबूत बन जाओगे कि उसका लौटना भी जरूरी नहीं लगेगा। अब चलिए पहले काम से शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब आपकी खामोशी बेअसर लगने लगे। असली वजह यहीं छुपी होती है जब आप किसी से बात करना बंद करते हैं, जब आप मैसेज नहीं करते, जब आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, तो आपको लगता है कि सामने वाला आपको मिस करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब दिन निकल जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं आता, तो मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या मेरी खामोशी की कोई कीमत ही नहीं? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो मान लेते हैं कि नो कांटेक्ट काम नहीं करता। वो मान लेते हैं कि सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये कि शायद वो कभी केयर ही नहीं करता था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असल में आपकी खामोशी बेअसर इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए लगती है क्योंकि आपने खामोशी को गलत वजह से अपनाया है। खामोशी का असर तब नहीं आता जब वो डर से पैदा हुई हो, जब आप अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठे हों कि शायद आज वो मैसेज करेगा, शायद कल उसे एहसास होगा। सामने वाला आपकी खामोशी को तभी महसूस करता है जब उसे लगता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपकी चुप्पी के पीछे दर्द है, बेचैनी है, इंतजार है, तो वो चुप्पी नहीं कहलाती, वो इनविजिबल बेगिंग होती है। और इंसान उस चीज की कद्र नहीं करता जिसके बारे में उसे पता हो कि वो अभी भी वहीं खड़ी है। आपको समझना होगा कि नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ मैसेज बंद करना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मतलब होता है अपनी अवेलेबिलिटी खत्म कर देना। जब तक आप इमोशनली अवेलेबल हैं, जब तक आप अंदर ही अंदर उस इंसान के इशारों पर जी रहे हैं, तब तक सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है वो कहीं नहीं जा रहा, वो बस साइलेंट है, गॉन नहीं। और इंसान उसी चीज को हल्के में लेता है जो गारंटीड लगती है। यही वजह है कि कई बार लोग महीनों तक चुप रहते हैं, लेकिन सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब साइलेंस के साथ लॉस का एहसास जुड़ता है। अगर सामने वाले को यह भरोसा है कि आप वापस आ ही जाओगे, तो आपकी खामोशी उसके लिए आराम बन जाती है। वो सोचता है, अच्छा है, ड्रामा नहीं है, अच्छा है, प्रेशर नहीं है। लेकिन उसे डर नहीं लगता, और बिना डर के कोई इंसान चेंज नहीं करता। यहां आपको एक कड़वा सच समझना होगा, आपकी वैल्यू आपकी फीलिंग्स से तय नहीं होती, आपकी वैल्यू आपकी एब्सेंस से तय होती है। लेकिन एब्सेंस का मतलब सिर्फ गायब हो जाना नहीं होता। एब्सेंस का मतलब होता है आपकी एनर्जी, अटेंशन, केयर सबका हट जाना। अगर आप चुप हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, इनडायरेक्ट संकेत दे रहे हैं, तो सामने वाला आपको एब्सेंट नहीं मानता। वो जानता है कि आप अभी भी वहीं हैं, बस आवाज नहीं निकाल रहे। और ऐसे में खामोशी असर नहीं करती। इसलिए पहला काम जो आपको करना होता है वो ये नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है। पहला काम ये होता है कि आप खुद से ये पूछें, क्या मैं सच में इमोशनली निकल चुका हूं या सिर्फ एक्ट कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो सामने वाला भी एक्ट ही करेगा। जब तक आपकी साइलेंस के पीछे क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं होगा। और जब सामने वाला कंफ्यूज नहीं होता तो उसे आपकी कमी महसूस नहीं होती। साइलेंस का असली काम सामने वाले को हर्ट करना नहीं है। साइलेंस का काम सामने वाले को सोचने पर मजबूर करना है। और इंसान तभी सोचता है जब उसकी सर्टेनिटी टूटती है। अगर उसे यकीन है कि आप अवेलेबल हैं तो वो नहीं सोचेगा।
इसीलिए इस पहले हिस्से में एक बात साफ समझ लो, खामोशी तब तक असर नहीं करती जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होते, जब तक आप खुद को संभालना नहीं सीखते, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी उस इंसान से अलग नहीं बनाते। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती की जो लोग नो कांटेक्ट के दौरान करते हैं और जिससे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वहीं से खामोशी सच में काम करना शुरू होती है। पार्ट 2, वो सबसे बड़ी गलती जो नो कांटेक्ट को पूरी तरह बेकार कर देती है। जब लोग ना बात करो ना पीछा करो अपनाते हैं तो उन्हें लगता है कि बस यही सबसे बड़ा कदम है, लेकिन सच ये है कि यहीं से ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बाहर से तो चुप हो जाते हैं लेकिन अंदर से नहीं, और यही अंदर की हालत पूरा खेल बिगाड़ देती है। सबसे पहले ये समझो कि नो कांटेक्ट का मतलब इमोशन बंद करना नहीं है। नो कांटेक्ट का मतलब है रिएक्शन बंद करना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मैसेज नहीं करते लेकिन हर मिनट फोन चेक करते हैं। वो कॉल नहीं करते लेकिन हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता है। वो सामने वाले से बात नहीं करते लेकिन उसका हर एक्शन एनालाइज करते रहते हैं, और सामने वाला ये सब महसूस कर लेता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन इंसान वर्ड से नहीं एनर्जी से चीजें समझता है। अगर आपकी एनर्जी में अभी भी बेचैनी है, उम्मीद है, डर है, तो सामने वाला सेफ महसूस करता है। उसे लगता है ये अभी भी वही है, ये अभी भी इंतजार कर रहा है। और जब उसे ये भरोसा मिल जाता है तो आपकी खामोशी उसके लिए थ्रेट नहीं बनती। यही सबसे बड़ी गलती है। अब इसे एकदम सिंपल भाषा में समझो। नो कांटेक्ट तब फेल होता है जब आप इसे स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हो। मतलब आपके दिमाग में ये चलता रहता है, अगर मैं ये करूंगा तो वो करेगा। लेकिन जैसे ही नो कांटेक्ट स्ट्रैटेजी बनता है उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आप अभी भी कंट्रोल में रहना चाहते हो, और कंट्रोल आपको वीक पोजीशन में रखता है। अब एक और गलती जो लोग करते हैं, वो नो कांटेक्ट के दौरान खुद को बहुत ज्यादा दिखाने लगते हैं। जिम फोटोज, हैप्पी कोटेज, बिजी लाइफ दिखाने की कोशिश। उन्हें लगता है कि अब इसे जलन होगी, अब ये नोटिस करेगा। लेकिन ये सब साइलेंस नहीं होता, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप अभी भी उसे मैसेज भेजना चाहते हो, बस सीधे नहीं। और जिस इंसान को पता हो कि आप अभी भी उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। वो जानता है ये अभी भी मुझे ध्यान में रखकर जी रहा है। और जब तक सामने वाला ये जानता है, वो वापस आने की जल्दी नहीं करेगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, नो कांटेक्ट का असली मकसद सामने वाले को पनिश करना नहीं है। नो कांटेक्ट का असली मकसद है आपको स्टेबलाइज करना। लेकिन लोग इसे उल्टा कर लेते हैं। वो सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को इग्नोर करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी साइलेंस हॉलो होती है, बाहर से चुप, अंदर से टूटे हुए। और टूटे हुए इंसान की चुप्पी किसी को डराती नहीं। अब सोचो, अगर सामने वाला ये महसूस करे कि आप अब सच में उसके बिहेवियर से प्रभावित नहीं हो रहे, तो उसके दिमाग में क्या होगा? पहली चीज, कंफ्यूजन। ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? ये अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? दूसरी चीज, सेल्फ डाउट। क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? लेकिन ये सब तभी होता है जब आपकी साइलेंस जेन्युइन हो। एक्टिंग वाली साइलेंस कभी काम नहीं करती। अब एक और कॉमन गलती, लोग नो कांटेक्ट के दौरान अपने स्टैंडर्ड्स भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला मैसेज करेगा तो उन्हें तुरंत रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि डर रहता है अगर देर कर दी तो कहीं चला ना जाए। लेकिन यही डर आपकी सारी मेहनत मिटा देता है। नो कांटेक्ट का मतलब है आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हो, ना कि सामने वाले के मूड को। अगर आप उसकी हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे तो आप फिर से उसके रिदम में जीने लगोगे, और रिदम फॉलो करने वाला इंसान कभी लीडर नहीं बनता। अब ध्यान से समझो, नो कांटेक्ट का असली असर तब शुरू होता है जब सामने वाला ये फील करे कि आप अब उसकी लाइफ का सेंटर नहीं बना रहे। जब उसे लगे कि आप बिजी नहीं, फोकस्ड हो। बिजी दिखाना आसान है, फोकस्ड होना मुश्किल। फोकस्ड इंसान सोशल मीडिया पर प्रूव नहीं करता, फोकस्ड इंसान एक्सप्लेन नहीं करता, फोकस्ड इंसान बस अपने काम में लगा रहता है।
और यही फोकस सामने वाले को बेचैन करता है, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकता कि ये अटेंशन के लिए चुप है। अब उसे शक होता है कि शायद ये सच में आगे बढ़ गया है, और यही शक नो कांटेक्ट को पावर देता है। इसीलिए इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, नो कांटेक्ट तब फेल होता है जब आप इसे सामने वाले के लिए करते हो। नो कांटेक्ट तब काम करता है जब आप इसे अपने लिए करते हो। जब आपका मकसद बदल जाता है तब सामने वाले की रिएक्शन अपने आप बदलती है। अगले पार्ट में हम उस मोमेंट की बात करेंगे जहां सामने वाला आपको टेस्ट करना शुरू करता है, और वही टेस्ट डिसाइड करता है कि आप कंट्रोल में रहोगे या फिर वापस लूप में गिर जाओगे। पार्ट 3, जब सामने वाला आपको परखना शुरू करता है, और यही असली खेल शुरू होता है जब आपने सच में ना बात की, ना पीछा किया और नो कांटेक्ट को अपने लिए अपनाया। तब एक पॉइंट आता है जहां सामने वाला बेचैन होने लगता है, लेकिन ये बेचैनी सीधे दिखाई नहीं देती। वो आकर ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है या तुम अचानक इतने शांत क्यों हो गए। नहीं, वो आपको टेस्ट करेगा, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत एक ही गलती में मिटा देते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, ये टेस्ट्स एक्सीडेंटल नहीं होते, ये इंस्टिंक्ट से आते हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि उसका कंट्रोल फिसल रहा है, तो वो चेक करता है कि क्या वो अब भी आपको हिला सकता है। अब ये टेस्ट्स कैसे होते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहला टेस्ट होता है हल्का सा मैसेज, कोई डीप बात नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस एक लाइन, कैसे हो, सब ठीक, याद आया तो पूछ लिया। इस मैसेज का मकसद बात करना नहीं होता, इसका मकसद होता है ये देखना कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई देते हो, आप कितनी एनर्जी दिखाते हो, आप कितनी वार्मथ लेकर आते हो। अगर आप यहां तुरंत रिप्लाई कर देते हो, लंबा मैसेज लिख देते हो, खुद ही कॉन्वर्सेशन खींचने लगते हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठती है, ठीक है, ये अभी भी वही है। और जैसे ही उसे ये कॉन्फर्मेशन मिलती है, उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। मतलब आपकी सारी साइलेंस यहीं वेस्ट हो जाती है। दूसरा टेस्ट होता है पुरानी यादों का। वो कोई शेयर्ड मेमोरी उठाएगा, कोई अंदरूनी जोक, कोई ऐसा पल जहां आप इमोशनली जुड़े थे। याद है वो दिन, तब हम कितने अच्छे थे। ये टेस्ट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये सीधे दिल पर लगता है। अगर आप यहाँ पास्ट में चले गए, भावुक हो गए या उस क्लोजनेस को फिर से जीने लगे, तो आपने खुद ही बता दिया कि आप मेंटली अभी भी पीछे हो। तीसरा टेस्ट होता है विक्टिम बनना। वो अचानक बताएगा कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, वो कितना अकेला है, वो कितना स्ट्रेस है। इसका मकसद सिंपैथी पाना नहीं होता, इसका मकसद होता है आपके अंदर के केयर टेकर को जगाना। अगर आप यहाँ फिर से उसे संभालने लगते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हो, तो आप फिर से उसकी इमोशनल सप्लाई बन जाते हो। और इमोशनल सप्लाई बनने का मतलब है आप फिर उसी पुराने रोल में लौट गए। चौथा टेस्ट होता है जलन पैदा करना। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको लगे कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। फोटोज, स्टोरीज, इनडायरेक्ट हिंट्स, ये सब इसलिए नहीं कि वो खुश है, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहता है कि आप रिएक्ट करते हो या नहीं। अगर आप रिएक्ट करते हो तो उसे कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि वो अभी भी आपको अफेक्ट कर सकता है। अब ध्यान से समझो भाई, इन सारे टेस्ट्स का एक ही मकसद होता है, ये देखना कि क्या वो अब भी आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर आप हर टेस्ट में इमोशन दिखाते हो तो उसे वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। यही ज्यादातर लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। उन्हें लगता है देखो उसने मैसेज किया, शायद उसे फर्क पड़ने लगा है। लेकिन फर्क और टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। टेस्ट का मतलब होता है क्या ये अब भी अवेलेबल है। फर्क का मतलब होता है क्या मुझे सच में एफर्ट करना पड़ेगा। और सामने वाला एफर्ट तभी करता है जब उसे लगे कि आप हाथ से निकल रहे हो। अब सवाल आता है सही रिस्पॉन्स क्या है। सही रिस्पॉन्स होता है शांत, सीमित और ग्राउंडेड। न कोल्ड, न इमोशनल, न ईगर। आप रिप्लाई देते हो लेकिन कॉन्वर्सेशन नहीं खींचते। आप पोलाइट रहते हो लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते। आप पास्ट में नहीं जाते, आप प्रेजेंट में रहते हो। और यही बिहेवियर उसके दिमाग में एक नई रियलाइजेशन डालता है।
ये सच में बदल गया है। और ये रियलाइजेशन बहुत भारी होती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि अगर उसे आपको वापस चाहिए तो उसे सिर्फ मैसेज नहीं, एफर्ट करना पड़ेगा। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो सच में एफर्ट करेगा या फिर पीछे हट जाएगा। और दोनों ही हालात में आप जीत में रहते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस स्टेज पर आपको कुछ प्रूव नहीं करना है। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि आप स्ट्रांग हो, आप बस स्ट्रांग रहते हो। और स्ट्रांग लोग टेस्ट्स में फेल नहीं होते। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, हर अटेंशन को अपॉर्चुनिटी मत समझो। कई बार अटेंशन सिर्फ टेस्ट होती है। अगले पार्ट में हम उस स्टेज की बात करेंगे जहां सामने वाला बाहर से कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग इंपेशेंस दिखा देते हैं और पूरी प्रोसेस रीसेट कर बैठते हैं। पार्ट 4, जब वो बाहर से कुछ नहीं करता लेकिन अंदर सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। ये वो फेज है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सिग्नल नहीं, और दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी सारी कोशिश बेकार चली गई, शायद मैं ही गलत था। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो समय होता है जहां बाहर शांति होती है और अंदर सबसे ज्यादा हलचल। जब तक आप रिएक्ट कर रहे थे, जब तक आप सवाल पूछ रहे थे, जब तक आप क्लैरिफाई मांग रहे थे, तब तक सामने वाला मेंटली सेफ था। उसे पता था कि आप अभी भी वहीं हो, आप अभी भी इमोशनली अवेलेबल हो, आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। लेकिन अब वो सर्टेनिटी खत्म हो चुकी है। अब उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, आप अब भी उसी जगह अटके हो या सच में आगे बढ़ रहे हो। और इंसान उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। इस स्टेज पर वो सबसे पहले खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है। वो खुद से कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो कभी कमिटमेंट का वादा नहीं किया। वो ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन हर जस्टिफिकेशन एक सवाल से टकराता है, अगर सब ठीक था तो ये अचानक इतना बदल क्यों गया? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता है और यही सवाल उसके ईगो में दरार डालना शुरू करता है। अब वो पास्ट को रिप्ले करता है, वो मोमेंट्स याद करता है जब आप इंतजार करते थे, जब आप एडजस्ट करते थे, जब आप खुद को पीछे रखते थे। और अब वो आपको बिना ड्रामा, बिना लड़ाई, शांत होते हुए देख रहा होता है। ये कॉन्ट्रास्ट उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पहले आप प्रेडिक्टेबल थे, अब नहीं हो। पहले वो जानता था कि अगर वो दूरी बनाएगा तो आप एफर्ट करोगे। अब वो दूरी बनाता है और आपको फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से हिला देती है। लेकिन ध्यान रखना, वो ये सब आपको बताएगा नहीं। वो आकर ये नहीं कहेगा, मैं डर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहना उसके ईगो के खिलाफ होता है। इसीलिए बाहर से वो और भी शांत दिखने लगता है। कभी कभी वो पूरी तरह गायब भी हो जाता है और यहीं ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है, देखा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब तो वो चला गया। लेकिन कई बार ये गायब होना डिसइंटरेस्ट नहीं होता, ये एक साइलेंट टेस्ट होता है। वो देखना चाहता है, अगर वो पूरी तरह पीछे हट गया तो क्या आप वापस आते हो? क्या आप फिर मैसेज करोगे? क्या आप फिर सवाल पूछोगे? क्या आप फिर क्लैरिफाई मांगोगे? और अगर आप ऐसा कर देते हो तो उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि आप अब भी वहीं हो। लेकिन अगर आप इस साइलेंस में भी खुद को संभाले रखते हो तो उसके अंदर का डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि आप सिर्फ रिएक्शन नहीं रोक रहे, आप सच में मूव ऑन कर रहे हो। अब इस स्टेज पर एक और चीज होती है, वो आपको दूसरों से कंपेयर करने लगता है। वो सोचता है, क्या कोई और इसे वो दे रहा है जो मैं नहीं दे पाया? क्या ये अब ज्यादा खुश है? क्या ये मुझे पीछे छोड़ चुका है? ये जेलसी नहीं होती, ये इनसिक्योरिटी होती है। और इनसिक्योरिटी तभी आती है जब इंसान को लगता है कि वो रिप्लेसेबल हो सकता है। अब तक वो सोचता था कि आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, अब वो देख रहा है कि आप छोड़ चुके हो, कम से कम इमोशनली। और ये रियलाइजेशन बहुत भारी होती है,
लेकिन फिर भी वो तुरंत सामने नहीं आता, क्योंकि अब उसके सामने दोनों रास्ते डरावने हैं। अगर वो वापस आया तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, उसे कंसिस्टेंसी निभानी पड़ेगी। और अगर वो वापस नहीं आया तो उसे ये मानना पड़ेगा कि उसने कुछ खो दिया। इसलिए वो डिले करता है, और ये डिले कंफ्यूजन नहीं, फियर होता है। डर कि अगर उसने आगे बढ़कर कुछ कहा और आपने मना कर दिया तो उसका ईगो टूट जाएगा। डर कि अगर उसने कमिटमेंट दिखाया और निभा नहीं पाया तो उसकी इमेज गिर जाएगी। यहीं ज्यादातर लोग सब कुछ उल्टा कर बैठते हैं। उन्हें लगता है इतना समय हो गया, अब तो कुछ कहना चाहिए, और वो एक आखिरी मैसेज भेज देते हैं, बस क्लियर बता दो अब क्या चाहते हो। लेकिन इस स्टेज पर यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है आप अब भी जवाब के इंतजार में हो, और आप यहाँ इंतजार से बाहर निकल चुके हो। इस स्टेज पर आपका काम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। आपको कुछ नहीं करना है, ना पुश, ना पुल, ना सिग्नल, ना एक्सप्लेनेशन। बस वही बने रहना है जो आप बन चुके हो, शांत, स्पष्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। क्योंकि इस पॉइंट पर आपका एक भी एक्स्ट्रा कदम पूरी प्रोसेस रीसेट कर सकता है। बहुत लोग यहाँ खुद को स्ट्रांग समझकर एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, और वही कोशिश उन्हें फिर से पहले वाले लूप में डाल देती है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, जब सामने वाला बाहर से कुछ नहीं कर रहा होता तब वो अंदर सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। और जो इंसान सोच रहा है वो अभी खेल में है, लेकिन जो इंसान बोलने लगता है वो अक्सर सिर्फ कंट्रोल वापस लेना चाहता है। इसलिए पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा हथियार है, ना इसलिए कि वो वापस आए, बल्कि इसलिए कि आप खुद को पीछे न धकेल दें। अगले और आखिरी पार्ट में हम उस पॉइंट की बात करेंगे जहां अब फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जहां चाहे वो आए या ना आए आप जीत चुके होते हो। पार्ट 5, जब अब फर्क पड़ना बंद हो जाता है और यहीं से असली जीत शुरू होती है। ये आखिरी स्टेज सबसे शांत होती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस एक साफ सी समझ। अब आप उस जगह पहुंच चुके होते हो जहां ये सवाल आपको परेशान करना बंद कर देता है कि वो बदलेगा या नहीं, वो वापस आएगा या नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल उस इंसान का नहीं आता। अब आप फोन उठाते हो तो चेक करने के लिए नहीं कि उसने कुछ किया या नहीं, बल्कि अपने काम के लिए। और तभी आपको एहसास होता है कि आप अब फंसे हुए नहीं हो। इस स्टेज पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जवाब ढूंढना बंद कर देते हो। अब आप ये एनालाइज नहीं करते कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे बीच में क्यों लटकाया, क्योंकि अब आपको जवाब मिल चुका होता है उसके बिहेवियर से। जो इंसान आपको लंबे समय तक कंफ्यूजन में रख सकता है वो कभी आपको क्लैरिटी देने वाला नहीं था। ये बात मान लेना दर्द देता है, लेकिन यही बात आपको गलत उम्मीद से बाहर निकालती है। अब आप ये नहीं सोचते कि अगर मैंने थोड़ा और इंतजार किया होता तो, अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो, क्योंकि अब आपको साफ दिखने लगता है कि प्रॉब्लम आपकी कोशिश में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी कैपेबिलिटी में थी। और ये समझ आपको खुद से लड़ना बंद करवा देती है। अब इस स्टेज पर अगर वो इंसान वापस आता भी है तो सिचुएशन पहले जैसी नहीं रहती। अब वो सेंटर में नहीं होता, अब आप होते हो। अब आप उससे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या चाहते हो, अब आप देखते हो कि वो क्या कर रहा है। क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो साफ बोल रहा है, क्या वो वही पुराने पैटर्न्स दोहरा रहा है। और सबसे जरूरी बात, अब आप ये सब डर से नहीं देखते, चॉइस से देखते हो। पहले आप इमोशनली फंसे हुए थे, पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था, अब आपके पास ऑप्शन है। और ऑप्शन होना सबसे बड़ी ताकत होती है। इस स्टेज पर कई लोग पहली बार महसूस करते हैं कि शायद मुझे उसे वापस चाहिए ही नहीं। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने किसी इंसान को नहीं, खुद को वापस पा लिया है। अब आप रिश्तों को जरूरत नहीं बनाते, अब आप रिश्तों को फिल्टर की तरह देखते हो। अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वो साफ आता है, पूरी तरह आता है। अगर नहीं आ सकता तो आप उसे बीच में नहीं रहने देते, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि बीच में रहना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस स्टेज पर आप खुद को ब्लेम नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि शायद मैं ज्यादा था, शायद मैं कम था। आप समझ चुके होते हो कि कुछ लोग ना ज्यादा संभाल सकते हैं, ना कम।
वो बस कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूज लोग किसी को भी सेफ नहीं रख पाते। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। आप शांत हो लेकिन कमजोर नहीं, आप क्लियर हो लेकिन कठोर नहीं, आप खुले हो लेकिन अवेलेबल नहीं, और यही बैलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस स्टेज पर कई बार सामने वाला सच में वापस आता है, लेकिन अब उसकी वापसी आपकी जीत तय नहीं करती, क्योंकि आप पहले ही जीत चुके होते हो। आपने खुद को कंफ्यूजन से बाहर निकाल लिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से पकड़ ली, और जिसने ये सीख लिया उसके लिए कोई भी रिश्ता जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता। अब आप अकेले भी ठीक हों, और अगर कोई आए तो वो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने आए। अब आप किसी को रोकते नहीं, किसी को मनाते नहीं, किसी के पीछे नहीं भागते। आप बस देखते हो कौन रुकना चाहता है, और जो रुकना चाहता है वो बिना कंफ्यूजन के रुकता है, जो नहीं रुकना चाहता वो चला जाता है, और दोनों ही हालात में आप टूटते नहीं। यही असली जीत है। इस पूरी सीरीज का मकसद किसी को वापस लाने का प्रॉमिस नहीं था। इस सीरीज का मकसद था आपको उस जगह तक लाना जहां आप हाफ एफर्ट, हाफ लव और हाफ लैंसर स्वीकार करना बंद कर दो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है ऐसे इंसान का इंतजार करने के लिए जो खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हो तब आप सच में आगे बढ़ते हो, और यहीं पर ये पूरी जर्नी खत्म होती है, ना इसलिए कि वो बदल गया बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। पार्ट 6। जब आप सच में आगे बढ़ जाते हो और सामने वाला या तो टूटता है या खत्म हो जाता है, ये आखिरी पार्ट सबसे शांत होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई चाल नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस एक साफ डिसीजन। अब तक आपने ये समझ लिया होता है कि ना बात करना ना पीछा करना ये किसी को वापस लाने की ट्रिक नहीं है, ये खुद को वापस पाने का तरीका है। और जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब आप चुप इसलिए नहीं रहते कि सामने वाला बदले, आप चुप इसलिए रहते हो क्योंकि अब बोलने की जरूरत ही नहीं लगती। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए आपको एक चीज छोड़नी पड़ती है, उम्मीद। उम्मीद कि वो बदलेगा, उम्मीद कि वो समझेगा, उम्मीद कि एक दिन वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जब आप ये उम्मीद छोड़ देते हो तो कोई खालीपन नहीं आता, हल्कापन आता है। अब आप दिन की शुरुआत उसके ख्याल से नहीं करते, अब आप फोन उसके नाम के लिए नहीं खोलते, अब अगर कोई मैसेज आता भी है तो दिल तेज नहीं धड़कता, क्योंकि अब आपका दिल उसके हाथ में नहीं है। और यही असली जीत है। अब इस स्टेज पर दो ही चीजें होती हैं, या तो सामने वाला आपके चेंज को महसूस करता है या फिर वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से बाहर हो जाता है। और ध्यान रखना, दोनों ही हालात आपके लिए सही होते हैं। अगर वो चेंज को महसूस करता है तो उसे पहली बार ये डर लगता है कि ये अब सच में निकल गया। अब वो मैसेज करता है लेकिन पहले जैसा नहीं। अब उसके मैसेज में क्लैरिटी नहीं होती लेकिन बेचैनी होती है। वो कैजुअल बनने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से नर्वस होता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आप उसकी लाइफ का सेंटर नहीं बना रहे। और जो इंसान सेंटर से हट जाता है उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। अब वो कोशिश करता है कि समहाउ फिर से कनेक्शन बने, लेकिन अब फर्क ये है, अब आप डिसाइड करते हो। अब आप ये नहीं सोचते कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। अब आप सोचते हो क्या मुझे रिप्लाई करना चाहिए भी या नहीं। और यही फर्क पूरी गेम बदल देता है। अब आप जवाब देते हो तो मजबूरी में नहीं, चॉइस में देते हो। अब आप बात करते हो तो डर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से करते हो। और अगर आप जवाब नहीं देते तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि अब आप जानते हो कि आप किसी को पनिश नहीं कर रहे, आप बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब दूसरा सिनेरियो समझो। कई बार सामने वाला चेंज को महसूस नहीं करता, वो सोचता है ठीक है चला गया, वैसे भी ये ज्यादा सीरियस था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो आगे बढ़ जाता है। पहले ये बात आपको तोड़ देती, लेकिन अब नहीं। अब आप ये नहीं सोचते कि मैं हार गया, अब आप सोचते हो अच्छा हुआ, क्योंकि अब आपको साफ दिख जाता है कि जिस इंसान को आपके जाने से फर्क नहीं पड़ा वो आपके रहने का हकदार था ही नहीं। और ये रियलाइजेशन आपको बिटर नहीं बनाती, ये आपको क्लियर बनाती है। अब आप पीछे मुड़कर खुद से एक सवाल पूछते हो, अगर मैंने ये सब पहले किया होता
तो क्या मैं इतना टूटता? और जवाब आता है नहीं। लेकिन लाइफ बैकवर्ड्स नहीं चलती। लाइफ आपको एक्सपीरियंस देती है ताकि आप अगली बार खुद को न खो। अब इस स्टेज पर आप रिलेशनशिप्स को इमोशन से नहीं, स्टैंडर्ड से देखते हो। आप ये नहीं पूछते कि वो मुझे कितना चाहता है। आप पूछते हो, क्या ये मुझे रिस्पेक्ट देता है? क्या ये क्लियर है? क्या ये कंसिस्टेंट है? और अगर जवाब नहीं है तो आप उसे समझाने नहीं बैठते। आप बस पीछे हट जाते हो। ना फाइट, ना एक्सप्लेन, ना ड्रामा, बस एग्जिट। और यही सबसे स्ट्रांग एग्जिट होती है। अब आपकी साइलेंस स्ट्रैटेजी नहीं रहती, अब वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आप हर जगह खामोश नहीं रहते, आप बस वहीं चुप रहते हो जहां बोलने का कोई मतलब नहीं होता। और यही मैच्योरिटी है। अब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हो कि जो इंसान आपको ना बात करने से, ना पीछा करने से रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, वो कभी भी कोशिश करने से देने वाला नहीं था। और ये मान लेना आपको आजाद कर देता है। अब इस आखिरी पार्ट का सबसे बड़ा सच सुनो। आपका काम किसी को लौटाना नहीं है, आपका काम खुद को बचाना है। अगर सामने वाला लौटता है तो भी आप जीतते हो, अगर सामने वाला नहीं लौटता तो भी आप जीतते हो, क्योंकि दोनों ही हालात में आपने खुद को बीच में लटकने से बचा लिया। और यही पूरी सीरीज का असल मकसद था। न बात करो, न पीछा करो, इसलिए नहीं कि वो लौट आए, बल्कि इसलिए कि आप खुद खोना बंद कर दो। और जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो, उस दिन कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। यहीं पर यह पूरी जर्नी खत्म होती है। ना प्रॉमिस के साथ, ना रिवेंज के साथ, बस क्लैरिटी के साथ। और क्लैरिटी ही सबसे बड़ा पावर है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ किसी इंसान को समझने नहीं आए थे, आप खुद को बचाने आए थे। इस पूरी वीडियो का मकसद किसी को वापस लाने का वादा करना नहीं था। मकसद था आपको ये समझाना कि हर बार बात करना जरूरी नहीं होता, हर बार पीछा करना सही नहीं होता। कभी कभी ना बात करना, ना पीछा करना सबसे सही फैसला होता है। क्योंकि जो इंसान आपकी खामोशी में भी आपकी कीमत नहीं समझ पाया, वो आपकी कोशिशों में भी कभी नहीं समझेगा। आप किसी को समझाकर रिस्पेक्ट नहीं दिला सकते, आप किसी को रोककर प्यार नहीं दिला सकते। जिस दिन आप ये सच मान लेते हो, उसी दिन आप अपने ऊपर से सबसे भारी बोझ उतार देते हो। अगर कोई आपकी जिंदगी में आए तो साफ आए, पूरी तरह आए। और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो आप उसे बिना गुस्से, बिना नफरत, बिना पछतावे के जाने देते हो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही असली ताकत है। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं सच लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो आपको बहलाए नहीं बल्कि गलत जगह रुकने से बचाए, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी बात करने और पीछा करने में खुद को खो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद को चुनो और वहीं रुको जहां तुम्हें चुना जाए।